गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। तो ये आपके गवर्नेंस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने डिसाइड किया है कि वो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम जो है उसको अक्टूबर से इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगी। तो ये आपकी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंडर ये स्कीम इम्प्लीमेंट होने वाली है। अब इसमें होगा क्या कि जितनी भी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स कंट्री में होती हैं वो सब सिर्फ एक ब्रांड नेम के अंदर अब बिका करेंगी, जिसका नाम होगा भारत। तो इस स्कीम के अंदर जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटिटीज़ हैं, चाहे फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज़ हैं, उन सबको सिर्फ भारत ब्रांड वर्ड का ही यूज़ करना होगा और उसी के ही लोगों के अंदर जो है वो जो अपनी फर्टिलाइजर्स जो है वो फार्मर्स को बेचते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंदर वो बेच पाएंगे। तो अब जैसे जो यूरिया होगा उसका नाम हो जाएगा भारत यूरिया, आपका जो आता है डैप होता है उसका नाम हो जाएगा भारत डैप। फिर जो है जितनी भी आपकी फर्टिलाइजर्स हैं उन सबका जो है ब्रांड नेम भारत बन जाएगा। तो अब उसमें होगा क्या कि सिर्फ 1/3 स्पेस जो है बैग्स पर कंपनीज़ को अपना नाम यूज़ करने के लिए जो है मिला करेगा, लेकिन बाकी जो है 2/3 स्पेस, जो जितना भी स्पेस बचता है वो सारा भारत ब्रांड का जो है वो लोगो वहाँ पर लगाया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। अब इसको इसलिए किया जा रहा ताकि फर्टिलाइज़र ब्रांड्स की यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके, एक सिंगल ब्रांड कंट्री में फेमस हो जाए भारत नाम का, इर्रिस्पेक्टिव उसे कौन बना रहा है, इर्रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरर कौन है, जो ब्रांड भारत होगा फर्टिलाइज़र वो फेमस होगा। ठीक है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है यूरिया का वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, कंपनसेट भी करती है गवर्नमेंट जो आपकी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को उनकी मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट्स की अगर जो हायर कॉस्ट होती है उसके लिए। तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी गवर्नमेंट की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की लगती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि फार्मर्स को पता लगे कि गवर्नमेंट उनके बिहाफ पर सब्सिडी पे कर रही है। दूसरा रीज़न है ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज़ को रिड्यूस करना। अब आपको पता है मैन्युफैक्चरर्स को फर्टिलाइज़र के अलावा उनको फ्रेट सब्सिडीज़ भी दी जाती है। मतलब समझ लो तमिलनाडु की कोई फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो बना रही है फर्टिलाइज़र, और पंजाब के किसी फार्मर को वो खरीदनी है, तो जो वो सप्लाई करेगा तमिलनाडु का जो फार्मर फर्टिलाइज़र कंपनी फार्मर के लिए पंजाब में या पंजाब में बेचने के लिए, तो जो उसकी फ्रेट के जो चार्जेस होंगे गवर्नमेंट उसकी भी सब्सिडी देती है उन्हें। तो गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि ऐसा ना हो कि किसी एक स्पेसिफिक कंपनी की फर्टिलाइज़र्स की डिमांड इतनी ज़्यादा हो कि हर स्टेट में उसी की डिमांड पहुंच रही है, तो उससे जो है मैन्युफैक्चरर्स जो है वो हेजिटेट नहीं करेंगे दूसरे डिस्टेंस पर भी बेचने के लिए, क्योंकि उनको पता है उनको खर्चा तो आना नहीं है ट्रांसपोर्ट करने का, उनको तो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जानी है। तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की सब्सिडी सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज़ में ही चले जाते हैं, तो गवर्नमेंट उसको भी कम करना चाहती है। तीसरा ऑफ कोर्स जो आपकी मैं आपको बता रहा हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव की कौन सा ब्रांड है, अब समझ लो कि एक ABC ब्रांड है, उसकी मार्केट में एक ऐसी रेपुटेशन बन गई कि ये बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र बेचते हैं, तो हर कंट्री के कोने कोने से जो है फार्मर्स उस ब्रांड की फर्टिलाइज़र की डिमांड करने लगेंगे। तो उससे होगा क्या कि और उस कंपनी को भी ये पता है कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे को तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज़ गवर्नमेंट से मिल जानी है, तो वो सेल करेंगे। उससे क्या होगा, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो है नुकसान होगा। और अब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव्स को अक्रॉस स्टेट्स जो है वो फर्टिलाइजर्स मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब एक सिंगल ब्रांड होगा, भारत नाम का ब्रांड होगा। तो जो है फार्मर्स की जो डिमांड है उन्हें नहीं पता लगेगा एक्चुअली कि जो है कौन से सब्सिडी जो है फर्टिलाइज़र वो खरीद रहे हैं। एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स जो है वो उनकी प्रमोशन नहीं हो पाएगी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल कैंसर ग्रिड। तो ये आपके गवर्नेंस के हेल्थ सब टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल ऑन्कोलॉजी को सेटअप किया गया है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के में आपके सेटअप किया गया है इसको। और ये KCDO जो है वो नेशनल कैंसर ग्रिड के अंदर नेशनल कैंसर ग्रिड द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है कोयटा फाउंडेशन के कॉन्ट्रीब्यूशंस द्वारा। तो पहले तो हम देखते हैं नेशनल कैंसर ग्रिड क्या है। तो 2012 में इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इसको बनाया और ग्रांट्स उसके लिए मिले जो है वो आपको टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा मिले। अब इसमें नेटवर्क ऑफ कैंसर सेंटर्स बनाए गए हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पेशेंट ग्रुप्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जो कि कैंसर
पेशेंट्स के केयर के लिए काम करते हैं। तो लगभग 270 हॉस्पिटल्स कंट्री में जो है लगभग वो नेशनल कैंसर ग्रिड से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अब कोयटा फाउंडेशन जो है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2017 में फाउंड की गई। इसमें इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स लेके आएँ, ताकि जैसे दो इनके डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स बहुत फेमस हैं जो हैं, जैसे आपका आईआईटी बॉम्बे के साथ इन्होंने बनाया है कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ, और ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ क्लोजली काम करता है। और आपका एक है नेशनल जो आपका कैंसर ग्रिड के साथ इन्होंने और टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ मिलकर इन्होंने कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल ऑन्कोलॉजी बनाया, जो वो भी जो है आपका कैंसर केयर के लिए काम कर रहा है। तो ये केसीडीओ के बारे में भी देख लेते हैं। ऑफ कोर्स इसको नेशनल कैंसर ग्रिड ने बनाया टाटा मेमोरियल सेंटर और कोयटा फाउंडेशन के साथ मिलके, ताकि डिजिटल चेंज लाया जा सके कैंसर केयर इकोसिस्टम में। अब इसमें होगा क्या कि लैक्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स के स्कैन्स इसमें स्टोर किए जाएंगे। डिजिटल जो इकोसिस्टम बनाया जा रहा है इसके अंदर डिजिटल हेल्थ बेस्ट प्रैक्टिसेस लाई जाएंगी और न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने में हेल्प करेंगे। फिर डिजिटल टूल्स लाइक टेलीमेडिसिन और रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग भी इसके थ्रू ही की जाएगी, और एकेडमिक और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी इनके साथ पार्टनर करेंगी केसीडीओ के साथ और कैंसर रिसर्च में अपना योगदान देंगी। अब कैंसर स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। इंडिया में लगभग 10 लाख न्यू कैंसर केसेस आते हैं हर साल इंडिया में। 40 कैंसर पेशेंट रजिस्ट्रीज जो हैं वो इंडियन ICMR ने बनाई हैं, जिससे 10% ऑफ इंडियन कैंसर पेशेंट्स की जो है डिटेल्स जो है वो कैप्चर कर चुके हैं। 270 हॉस्पिटल्स नेशनल कैंसर ग्रिड में हैं जो लगभग 60% ऑफ कंट्री के कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हमारे कैंसर का स्टेटस है इंडिया में। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियाज़ अपडेटेड इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इंडिया ने रिसेंटली अपनी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो UNFCCC को जो है सबमिट करी हैं। तो आपको पता है कि टोटल हमने 8 गोल सबमिट किए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 3 न्यू हैं। पिछले जो बाकी 5 हैं वो हमने 2015 में ही जो है वो सबमिट किए हुए हैं। तो इंडिया ने कोई सेक्टर स्पेसिफिक मिटिगेशन तो नहीं सबमिट करी है, लेकिन हमने ब्रॉड लेवल पर जो है बोला है कि हम एक तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐसे ऐसे कदम उठाएंगे। ठीक है, तो जो ये यहाँ पर नीचे ग्रीन में हाईलाइट हैं, ये 3 मेजर वो हैं जो इस बार हमने सबमिट किया। न्यू हमारी INDCs हैं, बाकी तो हमारी सारी पुरानी ही हैं। ठीक है, तो न्यू हमारी कौन सी है? एक तो हम हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग लेके आना चाहते हैं कंट्री में। GDP हम एमिशंस की इंटेंसिटी इतनी कम करना चाहते हैं कि 2030 तक जो हमारा 2005 के लेवल पर जो GDP था उसका 45% हम लगभग रिडक्शन करना चाहते हैं एमिशंस की, और 50% जो है हमारी इलेक्ट्रिक पावर हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो लेके आना चाहते हैं। इसके लिए लेकिन हमने एक क्राइटेरिया रखा कि ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस मिलेगा, इंक्लूडिंग फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड। बाकी तो आपकी सारी पुरानी ही वो है, 2015 की INDCs हैं कि 2.5 से 3 बिलियन टन का हम CO2 इक्विवेलेंट जो है वो हम कैप्चर करने के लिए फॉरेस्ट और ट्री कवर बनाएंगे। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सेक्टर्स में जो है उसमें हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। फिर डोमेस्टिक और एडिशनल फंड्स हम मोबिलाइज करेंगे। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क एक और डोमेस्टिक फ्रेमवर्क जो है बनाएंगे, जिससे कि कटिंग एज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इंडिया में आ सके। तो ये सब तो आपके पुराने ही INDCs हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयरन ओर माइनिंग इन कर्नाटका। तो ये आपके इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है आयरन और माइनिंग बेलारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका के, वहाँ पर जो है सीलिंग उसको हटाकर उसको बढ़ा दिया गया रादर। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि इलीगल माइनिंग होती थी बेलारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट्स में। तो 2011 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था माइनिंग के लिए इन एरियाज़ में। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब जो आपकी सिचुएशन है वो बहुत चेंज हो गई है, तो जो बैन लगाया गया था 2011 में उसको हटाने की ज़रूरत पड़ रही है, और जो इलीगल माइनिंग है वो नहीं हो रही है, तो इसलिए अब जो बैन की ज़रूरत नहीं है। रादर जो सीलिंग लगाई गई थी उसको भी अब बढ़ा दिया गया है कि कितनी आप वहाँ से आयरन ओर की माइनिंग कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बैन लगाया उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि जितना भी आपने आयरन ओर अभी तक निकाल लिया है उसको आप ऑक्शन करके ख़त्म करो, और ऑक्शन किया गया मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा, लेकिन उसको रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। तो उसके लिए भी कोर्ट ने बोला है कि चलो सीलिंग लिमिट भी बढ़ा देते हैं, और जो पुराना आयरन ओर भी पड़ा है उसको भी आप नॉर्मली आप बेच सकते हो। तो हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग आयरन ओर इन इंडिया। तो प्राइमरी आयरन का जो सोर्स होता है वो आपको पता है आयरन ओर होता है।
वो वर्ल्ड के आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। इंडिया में लगभग रादर वर्ल्ड में जितना भी और आयरन ओर है लगभग 98% वो पहले पिग आयरन में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ही उससे स्टील मेकिंग की जा सकती है। और लगभग 50 कंट्रीज़ में आयरन ओर को माइन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील ऐसे हैं जो वर्ल्ड को आयरन ओर की एक्सपोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो रादर 38% ऑफ टोटल प्रोडक्शन वर्ल्ड में आयरन ओर की करता है। अब इंडिया में 33.276 बिलियन टन ऑफ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की आयरन ओर जो है वो निकलता है। हेमेटाइट जो है वो जो है सुपीरियर माना जाता है। हेमेटाइट के जो हैं आपके डिपॉजिट्स वो ईस्टर्न सेक्टर में है, रादर आपके असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। और जो मैग्नेटाइट है उसके आपके सदर्न सेक्टर में आपके डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने रिसेंटली स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन में पार्टिसिपेट किया है पुडुचेरी में, और ये एक 75 डे सिटीजन लेड इनिशिएटिव है जिसमें कोस्टल और ओशन हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए इसको शुरू किया गया है। 5 जुलाई को इसको शुरू किया गया था, 17 सितंबर तक ये ख़त्म किया जाएगा। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बिहेवियरल चेंज जो है वो लाने के लिए इस कैंपेन में जो है वो ट्राई किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और बाकी कुछ और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये प्रोग्राम चलाया है। तो 75 बीचेस इसमें सिलेक्ट किए गए हैं। लगभग हर किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन पर 75 वॉलंटियर्स काम करेंगे और जो है इस कैंपेन को बढ़ाएंगे आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्शन 9A ऑफ RPA 1951। पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। तो आपको पता है कि जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपको बताया था उस दिन भी मैंने कि उन्होंने एक मिनिस्टर, जब वो खुद ही CM भी थे और वो खुद ही मिनिस्टर ऑफ माइन भी थे अपनी सरकार में, उन्होंने अपने आप को एक माइन एलोकेट कर ली थी रांची में, और इसीलिए फरवरी में नोटिस किया गया कि ये वायलेशन ऑफ सेक्शन 9A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 है। तो इसको कहा गया इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट द्वारा कि ये ब्रेजन एक्ट ऑफ सेल्फ सर्विस है, मिसयूज ऑफ ऑफिस है और पीपल के ट्रस्ट की ब्रीच है। तो सेक्शन 9A RPA का क्या है? तो ये ऑफकोर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की करता है फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई खुद को दे लेगा तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है उस इलेक्टेड ऑफिशियल की या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की। तो यही आपका सेक्शन 9A ऑफ RPA है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेजिंग आउट पेट्रोलियम पावर्ड व्हीकल्स। तो यूएस की जो स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, उन्होंने बोला है कि वो न्यू पेट्रोलियम पावर्ड व्हीकल 2035 से जो है वो सेल करना उसको बंद कर देंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि एक नी जर्क नहीं होगा। 35% की वो लिमिट लगाएंगे आपके 2026 तक, फिर 68% की लिमिट लगाएंगे 2030 तक, और फिर 100% की जो है वो लिमिट हो जाएगी 2035 तक। मतलब 100% जो पेट्रोलियम व्हीकल्स हैं वो बैन हो जाएंगे। तो इंडिया का स्टैंस ये है कि इंडिया में हम चाहते हैं कि हम 65% ऑल न्यू व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिक कर लें 2030 तक, और 15 स्टेट्स लगभग जो हैं वो किसी ना किसी तरह से EV की पॉलिसीज़ कंट्री में अडॉप्ट कर चुकी हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो ये भी आपके एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070 अचीव करेगा अगर इंडिया, तो एक रिपोर्ट द गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया अपनी इकॉनमी को 4.7% जो है वो बूस्ट कर लेगा अगर हम 2036 के टर्म्स में देखें तो लगभग $371 बिलियन इंडिया ऐड कर पाएगा अगर हम 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस को अचीव कर लेते हैं तो। और हम 2047 तक 15 मिलियन न्यू जॉब्स जो है वो क्रिएट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस एक्शन। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि हम $236 बिलियन सेव कर पाएंगे। ये हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम अगर नेट ज़ीरो की तरफ मूव करेंगे तो हमारी फॉसिल फ्यूल की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर हम कोल को भी 2023 में ही ख़त्म कर देते हैं तो हम जो है नेट ज़ीरो एमिशन जो है वो और जल्दी जो है हम अचीव कर पाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि अगर 2050 तक इंडिया नेट ज़ीरो अचीव करना चाहता है तो उससे उनके GDP को 7.3% जो है वो बूस्ट मिलेगा, और 20 मिलियन एडिशनल जॉब्स 2032 तक क्रिएट हो पाएंगी। लेकिन अगर इंडिया नेट ज़ीरो एमिशंस जो है 2070 तक अचीव करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को और रादर हमारी पूरी इकॉनमी को $10.1 ट्रिलियन का खर्चा लगेगा, और अगर 2050 तक अचीव करना चाहते हैं तो $13.5 ट्रिलियन का खर्चा लगने वाला है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तंजानिया। तो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ज्योग्राफी में आपके मैप्स में भी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। तो इंडिया और तंजानिया ने
अपने डिफेंस कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए 5 ईयर का एक फ्यूचर रोड मैप बनाने का जो है वो डिसाइड किया है। और जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग भी तंजानिया में अब की जाने वाली है। तो ये मैप यहाँ पर प्रोवाइड भी किया गया आपको, इसको आपको देखना ज़रूरी है। तो तंजानिया एक ईस्ट अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन में ये पाई जाती है। ऑफ कोर्स माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है वो भी नॉर्थ ईस्टर्न तंजानिया में लोकेटेड है। ठीक है, ये आपको देखो मैप में यहाँ पर दिख रहा है माउंट किलिमंजारो। इसके ऊपर आपको लेक विक्टोरिया दिख रही है, यहाँ पर लेक तंगानिका है, फिर आपके लेक न्यासा भी यहीं पर लोकेटेड है, और आपका ये आपका तो पूरा इंडियन ओशन है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको लेक मलावी भी देखने को मिल रही है, जिसको आप लेक मलावी कहते हो। और ये आपके इसलिए इसको हम कहते हैं अफ्रीकन ग्रेट लेक रीजन में ये तंजानिया पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ भी पता होना चाहिए कि साउथ में जैसे आपको ये मोज़ाम्बिक दिख रहा है, फिर ये मलावी भी दिख रहा है, यहाँ पर ज़ाम्बिया है, फिर DR कॉन्गो है, बुरुंडी है, रवांडा है, युगांडा है, केन्या है। तो आपको इसके एटलीस्ट जो है नेबरिंग कंट्रीज़ भी पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जोरावर। तो ये आपके सिक्योरिटी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है कि ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज़ फोर्सेस के साथ जो स्टैंड ऑफ हुआ था उससे उन्होंने लर्न किया है कि हमको इंडिजिनस इंडियन लाइट टैंक जो जोरावर है उसको भी प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो इन एडिशन टू दिस लाइट टैंक और भी टेक्नोलॉजीज़ को इंडियन आर्मी प्रोक्योर करने वाली है, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी और नेक्स्ट जनरेशन इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनिसेंस कैपेबिलिटीज़ वाले वेपन्स। क्योंकि आर्मी ने देखा है कि आर्मर इक्विपमेंट प्रोफाइल हमारा बहुत मॉडर्नाइज होना चाहिए अगर हम चाइनीज़ फोर्सेस का साथ डील करना चाहते हैं ईस्टर्न लद्दाख के 15,000 ऑल्टीट्यूड वाले रीजन में। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is one nation, one fertilizer. So this topic is important for your governance section. So it is also important for your agriculture section, which comes under into the broad category of economy. So Ministry of Chemical and Fertilizers has recently decided to implement this one nation, one fertilizer subsidy scheme. It will be named as the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Urvarak Pariyojana, and from October, all subsidized fertilizers will be sold under the brand name Bharat now. So what is this scheme? Actually, all fertilizer companies or state trading entities and fertilizer marketing entities, they will be required to use a single brand name for all the fertilizers which are sold to the farmers in India, and that brand name would be Bharat. Okay, and the scheme's name is Pradhan Mantri Bharatiya Jan Urvarak Pariyojana. And so all urea, DAP, NPKs, etc. all these would be renamed as Bharat Urea, Bharat DAP, etc. And under this scheme, the companies will be allowed only to display their name, brand, and logo in just 1/3 of the space of the bags, and the remaining 2/3 space will be captured by the Bharat brand under this scheme, and this Bharat brand will have to be prominently shown rather in the 2/3 of the remaining space. And the aim is to bring uniformity in fertilizer brands, because otherwise the farmers were focusing upon, or the farmers were preferring a particular brand, and which was causing trouble for the government also and for the manufacturers also, but mostly for the governments. We'll see why. First of all, why is why there is a need for this scheme? Of course, the government decides or the fixes the rate of the maximum retail price of this urea, and it also compensates the companies for higher cost of manufacturing or imports. So basically, the government's fertilizer subsidy bill has reached 2 lakh crore in 2022-23. So government possibly feels that the farmers should know that the financial burden that the government is incurring in providing fertilizers at a cheaper rate. Also, because the government also pays manufacturers freight subsidies, so the manufacturers do not hesitate to sell across longer distances. If a Tamil Nadu fertilizer manufacturer finds a customer in Punjab, then he would not hesitate to send it to that farmer or the customer, because he knows that the government would pay him the transport subsidies. Also,
this is also hampering the development of local manufacturers, because let's suppose that there is a brand name ABC and it is very famous in India. So the farmers would start preferring this particular brand, and the rest of the brands would start suffering. So government does not want it to happen, because the government is paying all these manufacturers equally almost. So this brand wise demand for fertilizers is causing local manufacturers to suffer. So now there would be no need of it, because there would be a single brand named Bharat brand. So the farmers would not have any hesitation to procure from local manufacturers, because their fertilizer would also be known as the Bharat brand. So the next topic is national cancer grid. So this topic is important for your governance section, rather in the health subtopic. So Quetta Center for Digital Oncology has been set up at the Tata Memorial Hospital, and it has been established by the National Cancer Grid. So first of all, let us see what is the National Cancer Grid. So it was established in 2012 by the Department of Atomic Energy. It was also granted. It was also given grants by the Tata Memorial Center. So it is basically a network of cancer centers, research institutes, and charitable institutions who are working with the development of uniform standards for patient care in terms of cancer. So almost 270 hospitals have been onboarded on this network. So what is Quetta Foundation? It's a not-for-profit organization founded in 2017, and they have now partnered with the National Cancer Grid and Tata Memorial Center for the KCDO project. So what is KCDO? It is set up, like I'm telling you, by the National Cancer Grid in association with Tata Memorial Center and Quetta Foundation, and the aim is to drive digital change across the cancer care ecosystem. So now lakhs of scans of cancer patients will be digitally stored. Digital health practices will be accommodated. Digital health tools and technological initiatives will be started, and even digital tools like telemedicine and remote patient monitoring would be facilitated through this KCDO. Also, academic and research organizations will be facilitated so that cancer research can happen. What are the cancer statistics in India? Of course, almost 10 lakh new cancer cases are detected in India every year. 40 cancer patient registries are maintained by the ICMR, and it caters to the details of about 10% of Indian cancer patients. About 270 hospitals in the National Cancer Grid are treating about 60% of the country's cancer patients. These are some statistics related to cancer in India. So the next topic is India's updated intended nationally determined contributions. So this topic is important for our environment section. So India has recently submitted its updated NDCs to the UNFCCC. We already discussed about this topic earlier also, but now the total 8 goals have been submitted, which only include 3 updates. Rest of the 5 are the old goals which we submitted in 2015. So we have not committed any sector specific mitigation, like we will we have not committed any of that, like we will reduce carbon emissions in the construction business or construction industry. We have not yet committed any to any sector specific mitigation, and we have also confirmed that we will be able to achieve these targets if international support is given to us. Okay, so particularly for the 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy target, we have said that it will be conditional if international support is given to us. So these the green highlighted text is the 3 new targets which have been highlighted. Rest of all are the old targets. First, of course, is the propagation of a healthy and sustainable way of living, and we also want to reduce emission intensity of by 45% of our GDP as from the 2005 level by 2030, and we also want to achieve 50% of cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030. But like I was telling you, it is contingent upon how much transfer of technology and low cost international finance that India will be made access to. Rest of all the INDCs are the old ones that we committed in 2015.
So the next topic is iron ore mining in Karnataka. This topic is important for economy section. Supreme Court has recently raised the ceiling limit of iron ore mining for Bellary, Chitradurga and Tumkur districts in Karnataka. So actually in 2011 there was rampant illegal mining. So the Supreme Court prohibited all mining activity in these districts, and it also asked for e-auctioning the accumulated iron ore for its disposal. But the monitoring committee found that there was poor response to the e-auctions which was being conducted. So now the Supreme Court has now allowed this increased iron ore limit ceiling, and also the sale of iron ore even at the reserve price, which was earlier low. And let us see this important statistics about the iron ore. Of course, it's the source of primary iron which is being used for the world's iron and steel industries. So all iron ore is first converted into pig iron, which is further used for steel making. Australia and Brazil together dominate the world's iron ore exports. 38% of the total production of iron ore is being met by Australia. And what is the status of iron ore reserves in India? So we have about 33.276 billion tons of hematite and magnetite iron ore in India. Hematite is the superior quality one, and 79% of hematite ore deposits are found in eastern sector of India, and 93% of magnetite iron ore occurs in southern sector of India. And also India is the third largest producer of iron ore in the world. So the next topic is Swachh Sagar Surakshit Sagar campaign. So this topic is important for your environment section. So Union Environment Minister has recently participated in this campaign at Puducherry, and the campaign is a 75-day citizen-led initiative aimed to improve coastal and ocean health through community action. And this program aims to alter and save the environment through behavioral change, and it is being spearheaded by the Ministry of Earth Sciences in partnership with Ministry of Environment, Indian Coast Guard, and even the NDMA. And the campaign is being taken forward at 75 beaches along the coastline of India, with almost 75 average volunteers earmarked for every kilometer of the coastline. So the next topic is Section 9A of RPA 1951. So this topic is important for our polity section. So the Jharkhand Chief Minister is having trouble in his political career because he has been found to be violating the Section 9A of RPA. We discussed about it earlier also. Of course, he's the Chief Minister, but he was also the Minister of Mines in 2021 when he allocated a mine for himself, which is basically a clear violation of Section 9A of RPA, and even the Election Commission of India report found that he was guilty of violating this provision of this RPA Act, and it also called this act as a brazen act of self-service, misuse of office, and breach of people's trust. So Section 9A of RPA basically deals with the disqualification based upon the government contracts. So any person will be disqualified if a contract has been entered by him with the appropriate government for the supply of any goods or execution of any works undertaken by that particular government. So the next topic is phasing out petroleum powered vehicles. So this topic is also important for environment section. So US state of California has approved a ban on the sale of new petroleum powered vehicles by the year 2035, and this rule would not kick in just suddenly, but it will be a phased reduction. Initially 35% limit would be imposed on new passenger vehicles, so that zero emission can be targeted by 2026. Then this ban would of course extend to 68% on of the petroleum powered vehicles by 2030, and later on 100% in 2035. India is also planning to have at least 65% of all new vehicle sales to be electric by 2030, and over 15 states in India have already issued or adopted electric vehicle policies so far.
So the next topic is net zero carbon emissions. So a report, the Getting India to Net Zero report has said that if India achieves a net zero carbon emissions by 2070, it could boost India's economy by 4.7% above the projected baseline growth in GDP terms of by 2036, which will be about $371 billion. And it will also create 15 million new jobs by the year 2047. It has also found that there will be positive economic impacts. We would be able to improve our trade balance because we would have reduced demand for fossil fuels. So almost 236 billion dollars would be saved if India achieves ending new coal as soon as by 2023. We would be able to achieve the net zero emissions even sooner. Also, if we achieve net zero by 2050, we would be able to boost our annual GDP by as much as 7.3%, that is 470 billion, and we would be able to create 20 million additional jobs by 2032. If we achieve net zero emissions by 2070, then an economy wide investment of $10.1 trillion would be required, and if we do it by 2050, then $13.5 trillion worth investment would be required. The next topic is Tanzania. So this topic is important for your international relations, also for your map based questions in prelims. So India and Tanzania are planning to form a 5-year future roadmap for enhancing defense cooperation. We will also be holding a joint defense cooperation meeting in Tanzania soon. So, anyways, where is Tanzania? Of course, it's an East African country in the African Great Lakes region. You know that there is Lake Malawi here, Lake Tanganyika, Lake Victoria. So there are so many Great Lakes in this region, and even Mount Kilimanjaro is located in this northeastern region of Tanzania. You can also see the countries that are surrounding Tanzania because this particular region has come into news, so it becomes important for the UPSC map-based questions now. So the next question is the next topic is Zorawar. So Zorawar is basically important for your security section. So Indian Army has recently started prioritizing the procurement of indigenous Indian light tank named Zorawar, so as to cater to the needs which have emerged after the movement of Chinese forces in the eastern Ladakh region at an altitude of 15,000 feet. Of course, after this light tank, there will be more requirements like loitering munitions, anti-drone capability, and next-generation intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities. So basically, Indian Army has realized that it needs to massively invest in its armor equipment profile to deal with to enhance its operational capabilities in the land region of Ladakh, Eastern Ladakh. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.